नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपने आई होप आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, प्रिंट कर लिए होंगे और आपको अपना सेंटर भी मालूम हो गया होगा। तो उसी सिलसिले में आज हम रिवीजन एक क्लास रख रहे हैं, ओके, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य 4 में सम्मिलित है। तो सतत विकास लक्ष्य 4 में क्या सम्मिलित है? गुणवत्ता के साथ विशिष्ट शिक्षा, या गुणवत्ता के साथ समावेशी शिक्षा, या गुणवत्ता के साथ एकीकृत शिक्षा, या गुणवत्ता के साथ प्रभावशाली शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समावेशी शिक्षा, यानी गुणवत्ता के साथ समावेशी शिक्षा, या इंक्लूसिव एजुकेशन विद क्वालिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या था अभी? सेकेंड वाला, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन विद क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? क्या कॉटेल ने दिया था, जुंग ने, फ्राइड ने, या एरिक्सन ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सिगमंड फ्राइड। ओके, तो विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न कथन और कथन 2 में दिया गया है। देखिएगा कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई अंतर्दृष्टि शिक्षा, यानी बिना बोझ पर ध्यान आकर्षित करती है और इसकी व्याख्या करती है। तो जो एनसीएफ 2005 था वो शिक्षा बिना बोझ पर ध्यान आकर्षित करती है, बिल्कुल, और उसकी व्याख्या भी करती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका जो आशय है वह है बच्चों के अनुभव और उनकी बातें, उनकी सक्रिय सहभागिता को क्या देना? प्रायोरिटी देना, यानी प्रमुखता देना। उनके अनुभव, उनको उन पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जो कथन है वो सही हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ओके दोस्तों, तो ये इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश। अगर आपको हिंदी कम समझ में आती है, बट मुझे लगता है कि हिंदी भी आपको समझ में आती है और आप इंग्लिश में भी अच्छे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है कि शैक्षिक मार्गदर्शन, यानी जो एजुकेशनल गाइडेंस होता है वो क्या करता है? ठीक है, किस में हेल्प करता है ये बताना है हमें। ठीक है, एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे कि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला, तो उस पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। किसी व्यवसाय को चुनने में, ऑक्यूपेशन को चुनने में, या शैक्षिक प्रगति के विश्लेषण के लिए, और यह इमोशनल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, या आध्यात्मिक विकास के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशनल जो गाइडेंस होता है वो व्यवसाय को चुनने के लिए होता है। चूज एन ऑक्यूपेशन, कौन सा राइट हो जाएगा? चूज एन ऑक्यूपेशन। जो हम गाइडेंस देते हैं एजुकेशनल, वो कैरियर के अबाउट होता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे, तो उसको चुनने में मदद करता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूज एन ऑक्यूपेशन। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन ये दिखा है इसका। ओके, तो यहाँ भी इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी है, आपको मैच करना है। ओके, तो जैसे कि हमको कुछ मालूम होते हैं, कुछ फिर हम अनुमान से लगा लेंगे। तो जैसे कि गार्डनर ने क्या दिया था? मल्टीपल बुद्धि, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था कि नहीं दिया था? तो ये इसका हो जाएगा थर्ड। ओके, ये तो अब इस प्रकार यहाँ देखिएगा, इसे हम छोटा कर देते हैं। ये देखिएगा कि ए वाले का कहाँ दिया? थर्ड वाला। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो हमने दो जो ऑप्शन थे वो नेगलेक्ट कर लिए। ठीक है, नेगलेक्ट। आप देखो ये हमारे दूसरा और थर्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है बी वाला। देखिए बी वाला क्या है? थर्स्टन। थर्स्टन ने कौन सा दिया था? ये था मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी बहुकारक सिद्धांत। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सेकेंड वाला। ओके, ये सेकेंड वाला इसका राइट आंसर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो ये इंटेलिजेंस था। तो इंटेलिजेंस से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, बिल्कुल 100% श्योर कि इंटेलिजेंस से क्वेश्चन। तो आप उसका जो भी उसके बहुत सारे इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं उनको जरूर देखिएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रूसो से संबंधित है कि रूसो जो किस कारण रूसो द्वारा शिक्षा प्रक्रिया की आलोचना हुई। तो रूसो की किस कारण से क्रिटिसाइज किया गया, रूसो को क्या कहा था रूसो ने, क्या कि प्रकृति रूप से सीखना, इस पे आलोचना की गई उसकी पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा, या इस पे की गई ज्ञान के उपयोग की कमी, या इस पे या बच्चे के ज्ञान के अनुभव करने का अपना तरीका, या सहज गुणों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, यानी जो रूसो को क्रिटिसाइज किया गया था वो किया गया था कि प्राकृतिक रूप से सीखना। तो रूसो कहते थे वो स्वतः सीखेगा। जैसे कि एक बच्चा है आंख में हाथ डाल रहा है, तो आप उसे मना मत कीजिए हाथ डालने के लिए, वो जब हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा, वो खुद सीख जाएगा। तो ये उसका ड्रॉबैक था कि अब बच्चे का हाथ जल जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो वो कहते थे प्राकृतिक रूप से सीखेगा, ये उनको क्रिटिसाइज किया गया था ए वाले में और डी वाले में, कि बच्चे के ज्ञान के अनुभव का अपना तरीका। तो बच्चे के अपने ज्ञान के अनुभव के तरीके ये जो कहते थे रूसो, इस पे उन्हें क्रिटिसाइज किया था। तो यहाँ से हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रूसो से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में क्या गलत है। तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्व शिक्षा अभियान। तो यह विशेष रूप से बालिकाओं के लिए लागू किया गया है, यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए जिम्मेदारी है, ये दोनों की जिम्मेदारी है, यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, यह इसे 2001 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये भी सही है। फोर्थ, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए भी है, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। तो इसमें ये सिर्फ बालिकाओं के लिए नहीं है, ओके, तो इसे ध्यान रखना, ये सभी के लिए है और सिर्फ बालिकाओं के लिए विशेष रूप से कहना ये सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर, मतलब ये रॉन्ग वाला ये हो जाएगा, हमें रॉन्ग ही सेलेक्ट करना था। तो इस प्रकार ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आ गया, बुद्धि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आप उस जो एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस वाला जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा और जितने बार आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का दूसरा नाम, द अदर नेम ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस इज। तो टू फैक्टर थ्योरी का दूसरा नाम क्या था, तो हमें बताना है। तो दूसरा नाम था उसका ये समन्वय सिद्धांत। क्या था, समन्वय सिद्धांत या इक्लेक्टिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, इक्लेक्टिक थ्योरी। तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि व्यापक अर्थों में शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो व्यापक अर्थों में एक शिक्षा क्या प्रक्रिया है कि जीवन में हर अनुभव का, किशोरों के ज्ञान में परिवर्तन करने का, या हमारी क्षमता की पहचान करने का, या केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का। तो व्यापक अर्थों में जो शिक्षा एक प्रक्रिया है वो क्या है, जैसे विवेकानंद भी कहते थे कि हमारी क्षमताओं को पहचानने का, जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं उनको उजागर करने का शिक्षा एक जरिया होती है। ठीक है, विवेकानंद बार बार कहते थे कि जो शिक्षा है वो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, उसको बस हमें पहचानना है, तो वही शिक्षा है। ठीक है, अगर आपने किसी की कैबिलिटी उसको बता दी कि आप पे ये कैबिलिटी है तो वो शिक्षा है। ओके, तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न है कि किस शिक्षा की औपचारिक एजेंसी हैं। तो औपचारिक एजेंसी कौन कौन, फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजेंसी भी बोल सकते हैं एजुकेशन की। तो जो परिवार होता है वो इनफॉर्मल होता है। ओके, ये तो ये होगी स्कूल, विद्यालय, और ये जो ऑटोनॉमस महाविद्यालय है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा BCD। तो इसका हो जाएगा BCD। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि फॉर्मल एजेंसी बताना है, कौन सी, फॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल कौन सी होती है जो हम घर में लेते हैं, मतलब जिसके लिए एक पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं होता। अगर किसी के लिए पर्टिकुलर सिलेबस है तो फॉर्मल एजेंसी में आता है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, फॉर्मल एजेंसी ऑफ द एजुकेशन इज आर BCD, स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
कि गैर निर्देशक परामर्श के लिए प्रभावी है। तो गैर निर्देशक परामर्श के लिए क्या क्या प्रभावी है, हमें ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन क्या क्या है देखिएगा। केवल काउंसलर का प्रशिक्षण, छात्रों के साथ तालमेल का विकास, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करने में विशेषज्ञ, संचार में निपुणता, या परामर्श के औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों तरीके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ वाला, ओके, यानी ए और ई सही है, ए और ई, ए और ई, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इसे पॉज कीजिए और लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि रचनात्मक आकलन केवल शिक्षण के दौरान होता है। रचनात्मक यानी एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। और रचनात्मक आकलन का उद्देश्य शिक्षक को योजना बनाने, निर्देश में सुधार करने और छात्रों को उनके सीखने में सुधार करने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट एफए होते हैं और सीसी आपने पढ़ा होगा, उसमें एसए और एफए सुने होंगे। तो जो एफए होता है वो एक तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, ओके। और वो जो एफए लिए जाते हैं वो टीचर को अपनी शिक्षक पद्धति में चेंज करने के लिए कि बच्चे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है और कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, उसलिए लिए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने कि समावेशी शिक्षा विभिन्न विभिन्न विभिन्नताओं को स्वीकार करती है और विविधता का सम्मान करती है। समावेशी शिक्षा विकलांगों तक ही सीमित है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? देखो, पहला तो बिल्कुल सही है, ये वो विविधता को क्या करती है, सम्मान करती है कि सभी सभी बच्चे एक ही साथ ही पढ़ें, चाहे वो कैसे भी हों, गिफ्टेड पर्सन हो या थोड़ी सी कमज़ोर हैं, कैसे भी हों, सभी बच्चे एक साथ ही पढ़ें और सबके लिए सिलेबस भी एक ही साथ हो, ओके। लेकिन ये जो दूसरा है विकलांगता की सीमित है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन ए सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या है, गलत है। स्टेटमेंट सेकंड गलत है, वो विकलांगों के लिए ही नहीं है, वो गिफ्टेड पर्सन के लिए भी है, ओके। वो सबके लिए, समस्यात्मक बालकों के लिए भी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा गांधी जी पे है। गांधी जी पे प्रश्न है कि एम के गांधी ने शिक्षा पर विचारों पर दिया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, व्यक्ति की गरिमा पर जोर दिया, तत्काल पर्यावरण के उपयोग पर जोर दिया, या शिक्षा में निर्देश देने के लिए अंग्रेजी के उपयोग पर जोर दिया, या लिखित परीक्षा पर जोर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो अंग्रेजी पर तो उन्होंने जोर नहीं दिया था, ठीक है। तो डी जहाँ जहाँ है वहाँ कट कर दो, ये भी कट हो गया, ओके। आप फिर देखिएगा, तो और लिखित परीक्षा पर भी जोर नहीं दिया था उन्होंने, ओके। तत्काल पर्यावरण के उपयोग पर भी नहीं, व्यक्ति की गरिमा पर जोर दिया था और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एम के गांधी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने हमारा माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा दी गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है बी एस ब्लूम, एलन पासी, या क्रैथ बोहू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ी होगी, तो माइक्रो टीचिंग किसने दी थी, एलन ने दी थी, डब्ल्यू एलन ने दी थी माइक्रो टीचिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न है कि NEP 2020 में ITEP का प्रस्तावित किया जा रहा है, ये ITEP है क्या। तो हमारे पास ऑप्शन है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ट्रेडिशनल टीचर एजुकेशन, या अल्टरनेटिव टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों इन सर्विस टीचर एजुकेशन है ये, जो सर्विस के दौरान ही एजुकेशन लेते हैं उनके लिए है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हिंदी में कहें तो सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, आप सबने इसे बार बार किया होगा। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020
द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन विल बी, तो ऑप्शन दिए हैं 8 + 3 + 2 + 2 5 + 3 + 3 + 4। तो इसका राइट आंसर हमने NEP 2020 पढ़ी ही है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सेकेंड वाला। कौन सा वाला? 5 + 3 + 3 + 4। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, तो अगला प्रश्न हमारा है गाइडेंस से है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन की प्रकृति को दर्शाता है? दूसरों को मदद करना, समस्याओं को हल करने का निर्देश, यह केवल औपचारिक है, यह एक समायोजन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ABD। कौन सा वाला? ABD, A, B और D, C नहीं होगा। ओके, यह एक समायोजन है, बिल्कुल सही। समस्याओं को हल करने का निर्देश देता है गाइडेंस, और दूसरों को मदद प्रदान करता है गाइडेंस। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे अगला प्रश्न, अल्फ्रेड बीनेट कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये हमें बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, अंग्रेज, रूसी थे, फ्रांसीस यानी फ्रांस के थे, या इटली के थे, इटालियन थे। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे अल्फ्रेड बीनेट। ओके, अगला प्रश्न, आवश्यकता सिद्धांत के पदानुक्रम के अनुसार सर्वोच्च स्तर है, तो हाईएस्ट लेवल है नीड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो सौंदर्यात्मक है, सुरक्षा है, सम्मान है, या आत्मबोध है? तो इसका राइट आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी आत्मबोध है इसका राइट आंसर। नीड थ्योरी, आपने नीड थ्योरी पढ़ी होगी। ओके, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि अनिर्देशित परामर्श उपागम के अंतर्गत उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? व्याख्यान का, या लेक्चर का, या डिस्कशन का, या सर्वे का? तो इसका राइट आंसर है सर्वे दोस्तों। ओके, क्या है इसका राइट आंसर? सर्वे है। यानी ये क्या है ना, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच है। ओके, और ये सब डायरेक्ट काउंसलिंग अप्रोच है। कौन कौन सा? लेक्चर, इंटरव्यू और डिस्कशन, ये डायरेक्ट होता है, सर्वे इनडायरेक्ट हुआ। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है NEP से 2020 के अनुसार शिक्षा का बुनियादी स्तर है आंगनवाड़ी, विद्यालय से पूर्व, या बाल वाटिका, या कक्षा 1 और 2, या कक्षा 1 से 5 तक? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सेकेंड वाला, यानी ABCD, ABCD। ओके, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ओके, तो 2020 के अकॉर्डिंग, हाँ, तो अनुसार शिक्षा का जो बुनियादी स्तर है कौन सा है? क्लास फर्स्ट और सेकेंड है। ओके, जो 5 + 3 + 3 + 4 वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन है वो उसको क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, रेखी, साखी, या मैथेटिक, या श्रृंखलित। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेखी। रेखी को ही बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। तो पहला वाला इसका, यानी लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्शन समाज की बनी बनाई अवधारणा स्वीकार नहीं करता? प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, या आदर्शवाद? इसका राइट आंसर है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद समाज की बनी बनाई अवधारणा स्वीकार नहीं करता। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न है कि औपचारिक शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? कि शिक्षा की अकस्मात प्रक्रिया, या उपाधि प्रदत्त शिक्षा, या समयबद्ध शिक्षा, या निर्धारित पाठ्यचर्या आधारित शिक्षा? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, यानी शिक्षा की अकस्मात प्रक्रिया। औपचारिक शिक्षा की कोई भी विशेषता नहीं है। और ये 3 के 3, यानी डिग्री प्रोवाइडिंग एजुकेशन ये है,
किसकी, फॉर्मल एजुकेशन की। टाइम बाउंडेड भी होता है फॉर्मल एजुकेशन में कि आपको क्लास सेकेंड मतलब क्लास जैसे क्लास 12 है आपको करनी ही करनी है 2 साल में, अगर 2 साल बाद नहीं कर, 1 साल फेल भी हो जाते हैं तो दूसरे साल करनी ही करनी है, वरना आपको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है, ऐसा कुछ है। तो वो बाउंडेड एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन। ओके। और कैरिकुलम उसका मतलब एक निर्धारित होता है कि पहले से बता दिया जाता है कि इतना कैरिकुलम आपको कंप्लीट करना है इतने साल में। ओके। तो ये सब फॉर्मल एजुकेशन के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में जो मानस थे, माइंड थे, उनका सही क्रम क्या क्या है। पहला सुपर ईगो है कि अहम है, ईड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, CBA, यानी पहले ईड आएगा और फिर क्या आएगा, ईगो आएगा और फिर सुपर ईगो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने। अगला प्रश्न है ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित मानवशील गुणों की श्रेणी में है। सौंदर्यपरक शील गुण है, आधारभूत शील गुण है, केंद्रीय शील गुण है, या गौण स्थिति है। तो कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सेकंड, बी और डी। कौन कौन से, एक तो आधारभूत शील गुण है और दूसरा कौन सा है, गौण स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने। इंटीग्रेटेड एजुकेशन बिलीव्स दैट, तो किस में बिलीव करती है ये बताना है। इंटीग्रेटेड कि प्रत्येक बच्चा अनोखा है, या टीचर एंड स्कूल डू नॉट सपोर्ट द चाइल्ड, टीचिंग एड्स आर द इनएडिक्वेट, और लर्निंग यानी अधिगम वातावरण अनुकूल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलती है वो बोलती है कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ओके, तो इसका प्रत्येक जो चाइल्ड होता है वो अनोखा होता है, चाहे वो कैसा भी हो, सब अनोखे हैं, तो उन्हें पढ़ाना चाहिए। ये सब एकीकृत शिक्षा बोलती है। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बिना बोझ की शिक्षा 1993 रिपोर्ट के संदर्भ में सीखने में आनंद की कमी का क्या कारण है। तो सीखने में जो आनंद की कमी है यानी लैक ऑफ जॉय है लर्निंग में, ओके, उसका क्या कारण है कि भारतीय कक्षाओं में पश्चिमी ज्ञान का सम्मिश्रण, या बृहद कैरिकुलम मतलब सिलेबस बहुत बड़ा बड़ा है, प्रतिदिन विद्यालय के बड़े और भारी बैग को ले जाना, तो इसमें क्या मज़ा कम आता है कि उनके जो बैग हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे, या अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षार्थी के समझ और संलग्नता के अभाव के मुद्दे। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ वाला है, ये सब नेगेटिव हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है यानी लर्निंग प्रोसेस है, उसमें ना बच्चे का इंगेजमेंट थोड़ा कम हो गया। अगर बच्चे का इंगेजमेंट कम हो जाएगा ना तो उसको मज़ा कम आएगा। देखो, ठीक है, तो अगर बच्चा इंगेज्ड हो गया आपकी लर्निंग प्रोसेस में तो इसका मतलब उसे बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, और वो अच्छा सा सीखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि टीचिंग मशीन आर द रिजल्ट ऑफ द विच थ्योरी। तो टीचिंग मशीन कौन सी थ्योरी का रिजल्ट था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, आपको दिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। मूक्स, मूक्स की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है। ओके, मूक्स की फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे इसको तो आपको मालूम ही होगा, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RT इंक्लूड्स द एज ग्रुप। तो कौन सा एज ग्रुप इंक्लूड करती है RT 2009, 6 to 14 ईयर्स। ओके, और अगर वो हैंडीकैप्ड होगा, स्पेशल चाइल्ड होगा, तो वो 6 to 18 ईयर्स हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है कि द आइडिया ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी वॉज डिलीवर्ड बाय। तो क्रिटिकल पेडागोजी किसके द्वारा डिलीवर की गई, यानी किसने प्रपोज की गई थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है पाउलो। क्या है, पाउलो। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गार्डनर द्वारा प्रस्तुत बुद्धि के दैहिक गतिबोधक योग्यता के अनुसार एक कौशल है। तो जिसमें बॉडी यूज हो रही हो, तो
गार्डनर, जिसने गार्डनर ने मल्टी इंटेलिजेंसी बोला ना, कि उसके बाद उसने कहा कि हर किसी के पास अलग अलग इंटेलिजेंसी होती है। कोई बॉडी से कुछ अच्छा कर सकता है, कोई माइंड से अच्छा कर सकता है, कोई हर तरीके से अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती है। हर किसी का अलग अलग क्षेत्र होता है। कोई मुंह से बोल के अच्छा गा सकता है, कोई माइंड का खेल कुछ अच्छा कर सकता है, ओके, कोई इशारों में कुछ और अच्छा कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो बॉडी से मूवमेंट करके इंटेलिजेंसी है वो कौन कर सकता है ये बताना है। क्या बाजीगर करेगा, या इंजीनियरिंग होगी, या वास्तुकारी, या मूर्तिकारी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाजीगरी। तो बाजीगरी क्या होती है कि जैसे कोई आपने दोनों दो हाथों से 3-4 काम एक साथ करना, वो बाजीगरी है ना। गाना भी सुना होगा, ए बाजीगर ओ बाजीगर, ठीक है। तो बाजीगर किसे कहते हैं कि अपने हाथों से ही, अपनी बॉडी से ही 3-4 काम एक साथ करना, वो बाजीगर है। तो यहाँ पर अगर कोई अपनी बॉडी से 3-4 काम एक साथ कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो क्या है, बॉडी से इंटेलिजेंस है, ठीक है, बॉडी उसकी इंटेलिजेंस ही शो कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कि एक्टिव लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन स्टूडेंट। तो एक्टिव लर्निंग कब पॉसिबल है, जब क्या हो, स्टूडेंट बुनियादी कौशल को करे, या किसी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न वर्गों का खोज करे, सभी प्रकरणों का स्मरण करे, मेमोराइज करे, या केवल उत्तीर्ण अंकों के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड वाला है, क्योंकि और तो बुनियादी कौशलों को करे, ठीक है, बेसिक स्किल करने से एक्टिव लर्निंग नहीं होगी, ओके। और मेमोराइज ऑल टॉपिक से, टॉपिक को मेमोराइज करने से कोई एक्टिव लर्निंग नहीं होती। और केवल पास होने के लिए वो प्रेरित हो, ठीक है, इससे भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सप्लोर करे कि कोई प्रॉब्लम दी गई है तो वो बहुत सारे उस एक्सप्लोर करे कि इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, ऐसे। जैसे कि आपने सुना भी होगा, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्वेश्चन को ना बहुत सारे तरीके से हल कर दिया था। तो उनको, उनका पेपर 100 नंबर का था तो उन्हें 110 नंबर दिए गए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से किया गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर बच्चा एक्सप्लोर करे उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को, तो ये एक्टिव लर्निंग का पार्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है कि मनोवैश्लिष सिद्धांत यानी में अहम का तात्पर्य है। अच्छा, ये फ्राइड वाली थ्योरी है जिसमें अहम यानी ईगो, सुपर ईगो और ईड वाला है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ईगो का क्या अर्थ है। तो ईगो का क्या अर्थ है ये बताना है। मनोवृत्ति की पूर्व चेतना, मनोवृत्ति की चेतना, या मनोवृत्ति की अचेतना, या मनोवृत्ति की गत्यात्मकता, डायनेमिक एरिया ऑफ द माइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्शियस एरिया ऑफ माइंड। तो ईगो क्या है, कॉन्शियस माइंड या एरिया ऑफ द माइंड। तो कॉन्शियस माइंड होता है ईगो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके दोस्तों। फ्राइड की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि बालक और बालिकाओं के लिए पृथक जो कैरिकुलम है या सिलेबस है का सुझाव किसने दिया था। सेपरेट कैरिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स वॉज सजेस्टेड बाई। तो पहला है दुर्गाबाई देशमुख समिति 1959, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 तक, और हंसा मेहता समिति 1962, या शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हंसा मेहता समिति, यानी 1962 में जो आई थी हंसा मेहता समिति। उन्होंने कहा था कि बॉयज और गर्ल्स के लिए जो कैरिकुलम है वो डिफरेंट होना चाहिए था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया वॉज। भारत में स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, कौन थी। तो श्रीमती जयंती पटनायक, या रेखा शर्मा, ममता शर्मा, या स्मृति ईरानी। इसका राइट आंसर है जयंती पटनायक भारत में स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों, समेटिव असेसमेंट अकर्स। तो योगात्मक आकलन होता है। तो योगात्मक आकलन क्या होता है हमें ये बताना है। जैसे कि हमें पता है सीसी के अंतर्गत 2 आकलन होते हैं, एक ऐसे और एक एफए, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। तो जो समेटिव होता है वो क्या होता है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है। इसका थर्ड वाला राइट आंसर। फॉर्मेटिव होता है वो होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुदेशन के पश्चात, इंस्ट्रक्शन के बाद जो असेसमेंट होता है वो ऐसे कहलाता है। तो दोस्तों
आज के ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ओके, ऐसे ही मैं आपके लिए अन्य प्रकार के क्वेश्चन लाता रहूँगा, और आपके लिए जब तक आपका एलटी का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ पेडागोजी में, और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग। और जब आप पेपर सॉल्व करने जाएं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को करें जो विद इन सेकेंड में हो रहे हो, ठीक है। तो पहले आप 1 से लेके 100 तक ऐसे क्वेश्चन करें जो विद इन सेकेंड में होंगे, और जब आप 100 तक पहुंच जाएंगे उसके बाद वापस आएँ, फिर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, तो पहले ही उन क्वेश्चन में मत लग जाएं जो टाइम टेकिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो कीप इन माइंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।